नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप साइड पर बोर्ड में देख पा रहे दोस्तों, आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आज 8वें पे कमीशन का एक दिलचस्प फैक्ट आपको बताऊंगा। आप सबको पता है कि 8वें पे कमीशन के प्रपोजल्स में से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर भी मांगा गया है और किसी किसी ने सालाना जो इंक्रीमेंट है, सालाना जो पेमेंट की बढ़ोतरी है, उसको भी 7% तक की मांग की है। तो ऐसे में क्या ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लेना और कम इंक्रीमेंट लेना फायदेमंद रहेगा, या तो फिर कम फिटमेंट फैक्टर लेना और सालाना ज्यादा इंक्रीमेंट लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इसका एक कंपेरेटिव चार्ट मैंने बनाया हुआ है, एक पूरा स्टडी करके एक पूरा ये डिटेल्स बनाया हुआ है, जिसको आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर 8वें पे कमीशन में कौन सा वाला ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए, इसके साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों कि अगस्त के महीने का पेंशन भुगतान से पहले ही पेंशनर्स के खाते में 2,97,728 रुपए का एरियर मिला है। पेंशनर खुश हो गए हैं। चलिए, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके साथ ही साथ पीएओआर की मनमानी चलती है क्या? कई सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पेंशनर्स को लागू होते हुए भी कई सारी चीजें मना कर दी जाती है, खास करके पीएओआर द्वारा, और पेंशनर्स को कोर्ट में जाना पड़ता है। और साथ ही साथ आज माननीय कोर्ट का एक ऐसा फैसला भी आपको दिखाऊंगा जो 21 अगस्त 2026 का फैसला है। और माननीय कोर्ट ने 2 चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है एमएसपी से जुड़े हुए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस फैसले के जरिए पीएओआर जो मना करता है पेंशनर्स को एमएसपी वगैरह देने से, उनकी उस मना करने वाले आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है। जी हां, इसके बारे में भी आगे जानेंगे और डिटेल्स में माननीय कोर्ट का फैसला भी हम देख करके समझेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जैसे कि आप सबको मैं बोलता हूं, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। और अगर आप पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें और मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मैसेज के थ्रू से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं साझा कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना लाभदायक है या वार्षिक इंक्रीमेंट ज्यादा होना? समझें आंकड़े। जी हां दोस्तों, वार्षिक इंक्रीमेंट ज्यादा करने के लिए प्रपोजल गया हुआ है, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर भी अच्छी खासी मांग की गई है। वैसे तो मांग 4.38 तक की है, लेकिन अगर 2.57 मिल जाए तो बहुत बड़ा उछाल होगा ये। तो क्या ज्यादा जो फिटमेंट फैक्टर है वो फायदेमंद होगा, या तो फिर फिटमेंट फैक्टर नीचे रहे लेकिन सालाना जो इंक्रीमेंट है उसमें ज्यादा जो है परसेंटेज मिले, वो ज्यादा फायदेमंद होगा? उसी का एक कंपेरेटिव आप यहां पर चार्ट देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके मैं समझाऊंगा। 8वां वेतन आयोग 10 साल की तुलना। चलिए, 10 साल का क्योंकि पे कमीशन होता है, अगला पे कमीशन 10 साल बाद ही आता है, इसलिए 10 साल का मैंने यहां कंपेरेटिव बनाया है। चलिए, कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन क्या है? फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिले और सालाना इंक्रीमेंट 7% मिले। तो अगले 10 वर्षों के लिए क्या रहेगा, वो ये वाला आप कॉलम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिले और सालाना इंक्रीमेंट 3% का मिले, जो अभी भी मिलता है। तो इसमें क्या आंकड़े होंगे, वो दोनों आंकड़े यहां देखेंगे। फिर डिफरेंस, कौन से कंडीशन में फायदा होगा वो आगे अगले कॉलम में देखेंगे, और कौन सा कंडीशन फायदेमंद है वो भी ये आप अगले कॉलम में देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें से जो कंडीशन नंबर 1 है, शुरुआती वेतन कम मिलता है, उच्च जो है 7% वार्षिक वृद्धि होगा, धीरे धीरे वेतन अधिक हो जाता है। कंडीशन नंबर 2, 2.57 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर यानी कि फिटमेंट फैक्टर अधिक होगा, शुरुआती वेतन अधिक मिलता है, कम परसेंटेज यानी कि 3% की वार्षिक वृद्धि मिलती है। ये आगे समझेंगे। साथ ही साथ जो निष्कर्ष निकला है और महत्वपूर्ण बिंदु भी समझेंगे। तो देखिए, पहला कंडीशन हमने लगा दिया 1.92 का फिटमेंट फैक्टर, और एनुअल इंक्रीमेंट हमने लगा दिया 7%। मूल वेतन 8वें पे कमीशन का जो मिनिमम बेसिक है आज के डेट में कितना है? 18,000 है। अब 18,000 में सीधे पहले फिटमेंट फैक्टर 1.92 जैसे ही लग गया तो 34,560 बन गया। अब हर साल दर साल अगर 7% का इंक्रीमेंट लगता है तो इस तरीके से बढ़ता है। ये देखिए इस तरीके से बढ़ता है। अगले साल 36,979,
फिर 39,568, फिर 42,337, फिर 45,301, इस तरीके से बढ़ते 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 10वें साल जाकर के पेमेंट 67,985 बन रहा है। फिटमेंट फैक्टर है 1.92, सालाना बढ़ोतरी है 7%। अब चलिए अगले कंडीशन में। अब अगले कंडीशन में हमने लगाया है 2.57 का फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सालाना इंक्रीमेंट हमने 3% का लगाया, जो आज के डेट में चलता है। तो चलिए इसमें क्या होगा, अब जैसे ही 18,000 को हम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर में बदलेंगे तो सीधा 46,260 होगा। शुरुआती तो डिफरेंस बहुत है, शुरुआत में ये 34,560 था, लेकिन ये 46,260 हो गया। अब लेकिन आगे इंक्रीमेंट लगेगा केवल 3%, सालाना 3%। जैसे इंक्रीमेंट लगेगा अगले साल 47,648, फिर 49,077, फिर 50,550, इस तरीके से बढ़ते 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 आखिरी साल में 62,170 हो जाएगा 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से। यहां पर फिटमेंट फैक्टर तो 2.57 लगा है, लेकिन इंक्रीमेंट केवल 3% है, जिस वजह से आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 67,985 पहुंच गया 10 साल में, ये 62,170 पहुंच गया 10 साल में। तो देखिए सालाना जो बढ़ोतरी है वो अगर ज्यादा मिले तो उसका कितना ज्यादा असर होता है, तो उसी को आप यहां देख पा रहे हैं। और आखिर में 5,815 रुपए का फायदा किसमें हो रहा है, कम फिटमेंट फैक्टर लेकिन सालाना बढ़ोतरी ज्यादा होने से 10 साल में यह फायदा मिल रहा है। यही चीज यहां भी वही चीज समझाया गया है, अधिक क्या है। तो जो निष्कर्ष निकला, कंडीशन 1 8वें वर्ष में आगे निकलती है और 10वें वर्ष में प्रति माह लगभग 5,815 रुपए का अधिक हो जाता है। देखिए, तो उच्च फिटमेंट फैक्टर से प्रारंभिक लाभ अधिक मिलता है, उच्च वार्षिक वृद्धि में लंबे समय में बेहतर परिणाम देती है। यानी कि लेकिन यह केवल होगा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि पेंशनर्स को सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इसलिए पेंशनर्स के लिए जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी के जरिए पेंशन में वृद्धि मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर सालाना इंक्रीमेंट भी ज्यादा मिले तो ओआरओपी के थ्रू से उसका फायदा डिफेंस पेंशनर को जरूर मिल पाएगा। तो आपने अभी पूरा कंपैरेटिव स्टडी समझा दोस्तों कि किस तरीके से सालाना इंक्रीमेंट ज्यादा फायदेमंद है या एक बार में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना ज्यादा फायदेमंद है। दोनों को कंपेयर करके आपने एक स्टडी समझा। चलिए अब अगली जानकारी, पीएओआर की मनमानी पर कब और कौन लगाएगा लगाम, पेंशनर्स के हक के आड़े क्यों आता है पीएओआर हर बार। जी हां, यह देखा गया है दोस्तों, चाहे एमएसपी के केसेस हो चाहे नोशनल इंक्रीमेंट के केसेस हो, पीएओआर हर बारी ऐसी चीजें पेंशनर्स को मना करता है। खास करके हमने पिछले दिनों देखा है कि जनवरी 2006 से लेके अगस्त 2008 के बीच के पेंशनर्स को कुछ पीएओआर्स एमएसपी देने से मना करते हैं, जबकि क्लियर कट आदेश जारी हो चुका है कि जनवरी 2006 से ही आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों को एमएसपी लागू है। कुछ पीएओआर्स देते भी हैं, लेकिन कुछ पीएओआर्स नहीं देते हैं और वो कहीं क्लैरिफिकेशन के लिए लेटर भेज देते हैं आगे, जो मसला फिर पेंडिंग हो जाता है। और साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट पर भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट पर अब एक नई और कंडीशन लगा दी गई कि आप अगर मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी हैं तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये मनमानी नहीं है तो क्या है, चलिए पहले लेटर देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप पे अकाउंट ऑफिस अदर रैंक्स यानी कि पीएओआर जे&के राइफल्स जबलपुर वाला एक लेटर देख पा रहे हैं, जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। पे अकाउंट ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है ये लेटर, और ये लेटर नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित है। आप देख पा रहे हैं हवलदार विपिन कुमार रिटायर्ड जो हैं उनको ये लेटर एड्रेस किया गया, और किस तरीके से पीएओआर और सीजीडीए अपनी मनमानी चलाते हैं वो आपको इस लेटर के जरिए साफ साफ समझने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं नॉन रिसिप्ट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो हवलदार विपिन कुमार, यानी कि हवलदार विपिन कुमार जी को नोशनल इंक्रीमेंट ना दिए जाने के संदर्भ में ये लेटर है। और इस लेटर में जो जानकारी पेंशनर को दी गई है, यहां लिखा गया है विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी नंबर सो एंड सो हवलदार विपिन कुमार, इट इज स्टेटेड दैट इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल फॉर नोशनल इंक्रीमेंट ड्यू टू इट बीइंग अ डिसेबिलिटी केस। प्लीज रेफर टू सीजीडीए हेडक्वार्टर ऑफिस लेटर। एक सीजीडीए का लेटर का भी यहां रेफरेंस दिया गया है। यहां कहा गया है कि आप मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं या तो आपका मेडिकल डिसेबिलिटी है जिस वजह से आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा।
आए दिन नए नए कंडीशन जोड़ते हुए, आए दिन नए नए टर्म्स और सिचुएशंस लगाते हुए इस तरीके से पीएओआर द्वारा पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट के लिए मना किया जाता है, जो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मनमानी चल रही है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जो जजमेंट सुनाया, या तो पेंशन मंत्रालय ने 20 मई 2025 को जो आदेश निकाला, उस आदेश में या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मेडिकल ग्राउंड में रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पेंशनर्स के केसेस को रिजेक्ट किया जाना दुखद है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से अगस्त के पेंशन से पहले ही हुआ 2,97,728 का एरियर का भुगतान, पेंशनर खुश। जी हां दोस्तों, जब भी सैनिक पाठशाला के साथ पेंशनर्स अपनी समस्याओं को लेकर जुड़ते हैं, तो अगर कोई एंटाइटल पाया जाता है, अगर किसी की एलिजिबिलिटी बनती है, तो चाहे एमएससीपी हो, चाहे पुराना सर्कुलर का एरियर हो, चाहे पेंशन रिवीजन हो, उसके बारे में हम उनको गाइड करते हैं। गाइड करने के बाद उनके कार्रवाइयां हो जाने के बाद पेंशनर्स के खातों में पैसे आते हैं। अब की बार जो ये पेंशनर के खाते में 2,97,728 रुपए अभी अगस्त के महीने में आए हैं, ये एमएससीपी रिवीजन का दोस्तों, एमएससीपी रिवीजन हुआ, लेकिन उनको पेंशनर को एरियर नहीं मिला था। फिर जब पेंशनर को सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे बढ़े हुए, तो उनको ये एरियर मिल गया। तो पेंशनर को ये जो मैसेज देखिए आप, 2,97,728 रुपए ये उनके खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, उसको सुनिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा एमएससी पे 2 साल से ट्राई कर रहा था, आ नहीं रहा था, तो मैंने सैनिक पाठशाला से ये किया हुआ। उसके बाद क्या हो गया, तो लोग जैसे जैसे बोलता है ग्रीवेंस में डालने के लिए, उसी हिसाब से हमने डालते रहा, तो मेरा पूरा फंड रिफंड हो गया और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया है। और मैं दैनिक और सैनिक पाठशाला को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा एरियर से भी पूरा आ गया है, इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आपका एलिजिबिलिटी को जानना। आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, एसीपी के लिए हैं, एमएससीपी के लिए हैं, पुराने किसी सर्कुलर का आपको एरियर नहीं मिला है, या तो आपको रिवाइज्ड लीव इनकेसमेंट का पैसा नहीं मिला है, सही डीए का परसेंटेज जुड़ करके ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ये चीजें समझना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके आगे फिर कार्रवाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपका प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि आपका एक्चुअल में बीमारी क्या है। तो इसलिए बीमारी को सही करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो आप सैनिक पाठशाला के साथ संपर्क करके अपनी ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पीएओआर की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय कोर्ट ने दिया फैसला, पेंशनर की शानदार जीत हुई। जी हां दोस्तों, एमएससीपी को लेकर के माननीय कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें पेंशनर की जीत हुई है। जी हां, इस फैसले से 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर 1-2 दिन 2-4 दिन कमी पड़ जाए एमएससीपी ग्रांट करने में, उनका लेंथ ऑफ सर्विस में, तो पेंशनर को उतना माफी देते हुए एमएससीपी ग्रांट किया जा सकता है। और दूसरा यह भी क्लियर होता है कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरीज को भी एमएससीपी लागू है, जो पीएओआर से अमूमन मना किया हुआ हमने देखा है। तो ऐसे में ऐसे ही एक मसले पर जब पीएओआर ने मना कर दिया, वापस कर दिया केस, रिकॉर्ड ऑफिस ने प्रोसेस किया लेकिन पीओआर ने वापस कर दिया, ऐसे केस पर माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में कैसे फैसला सुनाया, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये 21 अगस्त 2026 का जो आदेश है, ये कहीं ना कहीं पीएओआर के और पीसीडीए के या सीजीडीए के जो दावे होते हैं, जो पेंशनर्स को ना देने के जो बहाने होते हैं, उन बहानों के ऊपर उन बहानों की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। दोस्तों, ये मसला एमएससीपी से जुड़ा हुआ है। इस कोर्ट के आदेश से 2 चीजें क्लियर होती हैं। एक तो अगर किसी का 1 दिन 2 दिन अगर सर्विस लेंथ कम पड़ रहा है, क्योंकि डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कभी कभी पूरा 24 साल सर्विस किए बगैर ही 1-2 दिन 3 दिन की कमी में ही लोग रिटायर हो जाते हैं। ये कभी कभी ऐसे कंडीशन बन जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने के आखिर में अगर कोई भर्ती हुआ है, तो उनका जो डेट ऑफ डिस्चार्ज होता है अगले महीने में ना होकर के उसी महीने में क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से भी किसी का अगर 1 दिन 2 दिन अगर सर्विस लेंथ की कमी हो, तो उसको माफी देते हुए एमएससीपी ग्रांट किया जा सकता है। इस जजमेंट से वो क्लियर होता है। और दूसरा ये भी क्लियर होता है कि एमएससीपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से ही लागू है,
क्योंकि आप देख पा रहे हैं 21 अगस्त 2026 का ये जजमेंट है, जो जजमेंट इसी और इशारा करता है। आप देख पा रहे हैं ये माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है, और इसका अगर डिटेल्स आप देखेंगे तो ये जो रिटायरी थे ये रिटायर हो गए थे 31 जनवरी 2008 को, यानी कि जो एमएससीपी का डेट बताया जाता है पीएओआर द्वारा कि 1 सितंबर 2008 से लागू है, उससे पहले लागू नहीं था। तो अब माननीय कोर्ट ने ये जो 31 जनवरी 2008 को जो रिटायर हुए पेंशनर थे, इनको भी एमएससीपी ग्रांट करने का फैसला सुना दिया, और साथ ही साथ इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस में थोड़ी बहुत कमी थी उसको भी पूरा करते हुए उनका रिटायरमेंट के डेट को भी सर्विस में मान करके उनको 1 फरवरी 2008 के डेट में एमएससीपी न्याय सुधार ग्रांट किया जाए, ऐसा फैसला सुनाया है। आप देख पा रहे हैं ये जजमेंट का कॉपी, जिस पर पेंशनर का जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कितना था वो भी आपको दिखाई देगा, और यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों कि पहले जो एमएससीपी लागू किया गया था वो 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था, यह हकीकत है। लेकिन बाद में इसके डेट को बदलकर 1 जनवरी 2006 किया गया था। माननीय कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के जजमेंट में भी ये चीज मेंशन है। इसका मतलब बीच में जो किसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बहाना बना करके पेंशनर को जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक के पेंशनर को जो मना किया जाता है एमएससीपी के लिए, वो सरासर इलीगल है। जी हाँ, अब चलिए इस केस में क्या हुआ है। इस केस में जो पेंशनर का जो लेंथ ऑफ सर्विस था वो 23 साल 11 महीना 30 दिन था। वो 31 दिन का महीना था, लेकिन 30 ही दिन सर्विस करके वो रिटायर हो गए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और उनका भर्ती का डेट्स के हिसाब से उनका इतना ही सर्विस बन गया। तो इस वजह से इनको एमएससीपी न्याय सुधार देने से मना कर दिया गया कि आपका पूरा महीना खत्म नहीं हुआ, और आप जब रिटायर हो गए, अगर आप 31 तारीख को रिटायर होते, उसके अगले दिन आपको एमएससीपी मिल पाता, ऐसा दलील दे करके उनकी जो एमएससीपी की जो याचिका है वो खारिज की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने इनका केस प्रोसेस नहीं किया, रिकॉर्ड ऑफिस ने इनका बकायदा केस प्रोसेस किया था, लेकिन पीएओआर ने इनका केस को वापस कर दिया। आप यहां पर अगर पढ़ेंगे तो देखिए, पे अकाउंट ऑफिस आर्मी एयर डिफेंस वाइड लेटर नंबर सो एंड सो returned the seat roll stating that no specific order in the regard is available in their office. It was also mentioned that Dolphin has no provision to accept any part 2 order whose from date is beyond the date of retirement, and the same was communicated to the applicant. यहां पर देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने बकायदा केस प्रोसेस किया था, केस प्रोसेस करके रिकॉर्ड ऑफिस ने भेज दिया था, लेकिन पीएओआर ने मना कर दिया और डॉल्फिन सिस्टम का बहाना बनाया। देखिए, डॉल्फिन सिस्टम में कुछ काम अगर चाहे तो मैन्युअली भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने किया नहीं और वापस कर दिया। तो इसी को लेकर के कोर्ट में जाना पड़ा पेंशनर को, और माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया, आप देखिए, ये कहीं ना कहीं पीएओआर के उस एमएससीपी को रद्द करने वाले आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। रेस्पोंडेंट लर्न काउंसिल फर्दर सबमिटेड दैट आफ्टर फाइलिंग दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन comments were asked from pay account office army air defense Gopalpur, and in response they have intimated wide letter 17 November 2025 that as the individual has completed 24 years service on 31 January 2008, he may be granted MSCP from next day of service, that is from 1 फरवरी 2008। यानी कि अब जब ये कोर्ट में केस हो गया, तब बोल रहे हैं कि 1 फरवरी 2008 से उनको एमएससीपी दिया जा सकता है। तो माननीय कोर्ट ने आखिरकार फैसला ये दिया, सिंस द रेस्पोंडेंट हैव कंसीडर्ड ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ थर्ड एमएससीपी न्याय सुधार टू द एप्लीकेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2008, दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स टू ग्रांट द benefit of third MSCP न्याय सुधार to the applicant within a period of 3 months on receipt of certified copy of this order, failing which interest of 6% shall be payable। तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट में केस किया गया, तब पीओआर भी मानता है कि हाँ, हम दे सकते हैं। तो देख लीजिए कि पेंशनर को किस तरीके से परेशान किया जाता है और कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ती है, और माननीय कोर्ट ने इस आदेश के जरिए पीओआर के उस रद्दगी को धज्जियां उड़ाते हुए एमएससीपी ग्रांट कर दिया पेंशनर के लिए। किस तरीके से माननीय कोर्ट ने पीओआर के आदेश को रद्द करते हुए, उनकी जो केस को वापस जो उन्होंने किया था उसको रद्द करते हुए केस को एक्सेप्ट करके एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया, जिसपे पेंशनर की एक बड़ी जीत देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।